सबसे पहला क्वेश्चन जो नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 18, 30, ओके, 13, 13, अच्छा जी। ये तो मैंने क्लास पर किया था, नहीं हुआ। चलो देख लेते हैं आपकी इक्वेशन सही बनी है या गलत। ये वाला नहीं है वो। ये शायद मैंने पुराना टॉपिक खोला था, एक सेकेंड। ये वाला। अकबर, वर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? जी सर, लेकिन इसमें बस एक मुझे कंफ्यूजन आ रही थी। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। पढ़ लेते हैं। अ रिंग ऑफ मास 4 किलोग्राम। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे वेट लगा देना चाहिए 4g। The ring is threaded on a fixed horizontal rod and the string is pulled at an angle of 25 degrees below the horizontal. With a tension in the string of T newtons, the ring is in equilibrium. यानी कि नेट फोर्स जीरो। अच्छा, फ्रिक्शन का अभी तक तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन लेट्स रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। Find in terms of T the horizontal and vertical components of the force exerted on the ring by the rod. पहले बात कर लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की। बिल्कुल, ऊपर की तरफ आर लगेगा। तो ये हो जाएगा आर माइनस टी साइन 25 माइनस 4g इज इक्वल टू जीरो। लेकिन ये तो मुझसे इन टर्म्स ऑफ टी मांग रहे हैं। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑन द फोर्स, सॉरी ऑफ द फोर्स exerted on the ring by the rod। ये कौन सी फोर्स है? exerted on the ring by the rod। what is this force? what is this force exerted on the ring by the rod? अकबर, ये कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ इट इज अ रफ सरफेस। कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ। वो तो अगले पार्ट में बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड द रॉड इज 0.4। अच्छा मुझे बताओ, जितनी फोर्स ये रिंग रॉड पे लगाएगी उतनी ही फोर्स ये रॉड रिंग पे लगाएगी। ये जो रॉड रिंग पे लगाएगी ये क्या कहलाती है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। लेट्स फाइंड आउट आर। 4g प्लस टी साइन 25 40 प्लस साइन 25। बता दीजिए मुझे कैलकुलेटर से कितना होता है? 0.423t। ये हो गया वर्टिकल। अब आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल पे।
हॉरिजॉन्टल पे जितनी ये टेंशन की तरफ से आगे खींचेगी, जितना टेंशन की वजह से ये हम रिंग को आगे की तरफ पुल कर रहे होंगे, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये कंफर्म करता है कि इसमें और कौन सी फोर्स है जो इसको रोक रही है आगे जाने से। फ्रिक्शन। आप इसका रफ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये स्मूथ होता तो 3 न्यूटन की फोर्स लगाने पे तो रिंग को आगे जाना चाहिए था। तो रिंग आगे क्यों नहीं मूव कर रही, इक्विलिब्रियम में क्यों है? कौन रोक रहा है इसको? फ्रिक्शन रोक रही है इसको। तो फ्रिक्शन की फोर्स ऑपोजिट टू द फोर्स ऑफ मोशन। हॉरिजॉन्टल भी मांगा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। देयर इज नो वेटिंग रूम। वो उसको बोलो चेक करे, आखिरी मैंने वो क्या भेजा था। अच्छा भाई, वो आईडी पासवर्ड चेंज हो गया था और मैंने ग्रुप पे भेजा भी था। चेक करो, मैंने ग्रुप पे भेजा था आईडी पासवर्ड, उससे ज्वाइन करना है आप लोगों ने। अच्छा भाई, फ्रिक्शन का किस तरह निकालूं? व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स? टी टी कॉस 25। व्हाट इज द बैकवर्ड फोर्स? एफ। तो एफ किसके बराबर आ जाएगा? टी कॉस 25। नाउ कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ कॉस 25? 0 डिग्रीज में है, डिग्री में होना जरूरी है। 0.906 टी। ओके, पार्ट बी। ये तो अभी हम पार्ट ए कर रहे थे। अब उन्होंने आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? हाँ, इन टर्म्स ऑफ टी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना। अच्छा, इसमें एफ क्यों निकाले? क्योंकि जितना ये आगे की तरफ लगाएगा उतना ही ये पीछे की तरफ लगेगी फोर्स। तो आपको म्यू की वैल्यू दे दी है 0.4। गिवन दैट द इक्विलिब्रियम इज लिमिटिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो मैं इस एफ की जगह म्यू आर तो बाद में करूंगा, पहले तो मैं ये म्यू की वैल्यू, हाँ, अगर मैं म्यू आर कर दूं यहाँ पे 0.906 टी, तो मेरे पास दो अननोन्स कौन से हो जाएंगे? क्यों? आर भी तो होगा। हाँ, आर की जगह पे ये लिखना होगा। यस, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने एफ को म्यू आर से रिप्लेस कर दिया। म्यू की जगह लिख दिया 0.4 और आर की जगह लिख दिया पहली इक्वेशन से आर की वैल्यू 40 प्लस 0.423 टी इज इक्वल टू 0.906 टी। इसको मल्टीप्लाई कर दो। 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.423, 0.1692 टी। फिर हम क्या करेंगे? टी वाली टर्म्स एक साथ कर देंगे। 0.1692 को 0.906 से माइनस कर दो। 0.0736 तो फिर वहां ले जाके डिवाइड कर दो। 21.7। हाँ सर, यही आ रहा था आपका। ओके, और कोई क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम आई हो? ट्वेंटी फोर। एफ इज इक्वल टू म्यू आर, फ्रिक्शन का फॉर्मूला। चलो 24 डिस्कस कर लेते हैं पहले, ऑल्दो इट्स वेरी
वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ लेकिन ये कुछ बच्चों से नहीं हुआ था, मैंने क्लास वर्क के लिए दे दिया था, लेकिन आई थिंक पार्ट बी में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी। हसन पार्ट ए हो गया था आपसे इसका? पार्ट ए हो गया था, ओके। पार्ट बी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पार्ट ए एंड्स ओवर हियर। ठीक है, यहां से पार्ट बी की इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। व्हेन द एंगल थीटा इज अबव द हॉरिजॉन्टल, सी फिगर 2, द रिंग मूव्स, फाइंड द एक्सेलरेशन। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं अंडरलाइन कर दूं। सबसे पहले रिंग का मास दिया हुआ था, तो मास से मैं क्या लगा दूं? वेट। उसके बाद आपको ये फोर्स दी हुई है 0.195 न्यूटन, ये डायग्राम पे मार्क है ऑलरेडी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। इससे क्या करते हैं? ट्राइंगल बनाते हैं। यस, ऑपोजिट इज 5, हाइपोटेन्यूज इज 13, पाइथागोरस लगा के बेस कितनी आ जाएगी? 12। तो अब मैं cos थीटा tan थीटा कुछ भी निकाल सकता हूँ। फाइंड द एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे अहमद यहाँ से एक्सेलरेशन निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है। दो नस्ल के एफ है, एक फ्रिक्शन वाला एफ है। फ्रिक्शन वाले एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर। और एक वो दूसरी फोर्स होती है, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। अच्छा, इस सिस्टम में बिकॉज इट्स अ रफ हॉरिजॉन्टल रॉड, वेयर डू यू थिंक द फ्रिक्शन विल एक्ट? अगर मैं इस तरह खींच रहा हूं इसको आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? टू द लेफ्ट। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स। तो पहले मैं वर्टिकल कंपोनेंट रिसॉल्व कर लेता हूँ। बच्चों को लगता है एक्सेलरेशन निकालने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट की कोई जरूरत नहीं होती। वर्टिकल कंपोनेंट हर बार उतना ही जरूरी होता है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा आर प्लस 0.195 साइन थीटा माइनस 0.024 जी इज इक्वल्स टू अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, तो जीरो ही होगा, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? आर की वैल्यू मिल जाएगी। साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? 5/13, जी की जगह पे 10। कैलकुलेटर में पुट कर दीजिए और मुझे आर की वैल्यू बता दीजिए क्या है। चेक कर लेते हैं। लेकिन ये आंसर नहीं है, आपने इसको फोर्थ सिग्निफिकेंट में नहीं लिखा। कोई बता सकते हैं फोर्थ सिग्निफिकेंट में ये कितना बन रहा है? आई वेट एग्जैक्ट 165 आ रहा है। ओके, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे आ जाते हैं। लेट्स कम टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। उसके लिए हमें क्या करना होगा? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू एम ए। द फॉरवर्ड फोर्स इज 0.195, नो, cos थीटा माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए। यहां पे जीरो क्यों किया था ये पूछ रहे हैं आप? देखो भाई, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड तो जीरो ही होना चाहिए, वरना वो तोड़ के गिर जाता। इक्विलिब्रियम में नहीं है, एक्सेलरेशन हो रही है। एक्सेलरेशन का मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है, तब भी मैं अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड जीरो क्यों कर रहा हूं? ऊपर नीचे तो इक्विलिब्रियम में है, लेफ्ट राइट इक्विलिब्रियम में
नहीं है। तो ये हो जाएगा 0.195 फ्रॉम द ट्राइंगल। From the triangle, what should be cos theta? Yes. Adjacent upon hypotenuse, 12 upon 13 minus f. F की जगह मैं लिखूंगा mu r. M A. What is the mass? 0.024 A. ये सर आप 12 अपॉन 13 से मल्टीप्लाई करके बताना 0.195 को कितना बनता है ये। 0.15 इंटू 12, 0.18. Do we have the value of mu? वो पार्ट ए में निकाल ली। ओके एक नहीं, सरफेस तो सेम है ना, सरफेस तो सेम है, म्यू चेंज नहीं होगा। आर चेंज हो गया है। लेट मी सी, एक सेकंड, लेट मी रीड द क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो म्यू चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि सरफेस तो सेम है। व्हाई विल योर म्यू चेंज? आपका आर चेंज हो जाएगा। फिर म्यू चेंज नहीं हो रहा, आर चेंज हो रहा है। आर चेंज हो जाएगा लेकिन म्यू तो चेंज नहीं होगा। आर हमने निकाल लिया था ना, नया वाला आर। दोनों केस में हम म्यू निकाल रहे हैं, जब आर चेंज होगा तो जब आर और अच्छा वो, अच्छा मुझे बताओ ये म्यू किसे कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो एक सरफेस के लिए आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर मैंने फोर्स नीचे से ऊपर कर दी, बस ये चेंज आया तो मेरा म्यू चेंज हो गया। आर चेंज होगा डेफिनेटली, म्यू चेंज नहीं होगा। म्यू फॉर अ सरफेस रिमेन सेम। फ्रिक्शन चेंज हो जाएगी। अब आपका आर चेंज होगा, फ्रिक्शन चेंज होगा, तभी तो म्यू सेम रहेगा। हो सकता है आपने अगले पार्ट में पिछले पार्ट वाली फ्रिक्शन यूज कर लियो। आपने ये क्या किया है? आपने फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल टू 0 कर दिया शायद, तभी आपका एफ इज इक्वल टू 0.195 कॉस थीटा आ रहा है। एक्सक्यूज मी जी। म्यू विल रिमेन सेम, म्यू विल नॉट चेंज। आर चेंज होगा लेकिन एफ भी चेंज होगा, तो उस हिसाब से म्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, एफ भी चेंज होगा। मुझे बताओ म्यू कितना निकाला था पहले पार्ट में, ताकि मैं यहाँ पुट कर सकूं उसकी वैल्यू। 0.571। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.571 और आर की जगह 0.165 इज इक्वल टू 0.024 ए। तो यहाँ से ए निकाल लो। क्या मसला है इसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम हियर। पार्ट ए में निकाल दी। कितना आ रहा है एक्सेलरेशन? हसीब कितना आ रही है एक्सेलरेशन?
3.57। 3.57। और बताओ, और किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि इस वक्त जो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सैटरडे की क्लास के क्वेश्चंस हैं। संडे को जो मैंने काम दिया था, क्या उसमें से किसी को कोई क्वेरी नहीं है संडे वाली क्लास में से? ओके, तो बस लेट्स कम टू द लास्ट question of this topic and let's start going backwards from the last question। 25 पे आ जाइए, पढ़ लीजिए और इसका डायग्राम बना लीजिए। जब तक आप इसका डायग्राम नहीं बनाएंगे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। चलिए, it says horizontal plane। तो आपने सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाना है। A particle of mass 2 kilograms। 2 किलोग्राम देखते ही सबसे पहले आप इसका क्या लगाएंगे? वेट 2g। 15 degrees above the horizontal, yes, to the right, making an angle of 15 degrees। आप लेफ्ट पे लगा दो, आंसर तो सेम ही आएगा। अगर आप राइट पे लगाएंगे तो फ्रिक्शन पीछे लग जाएगी, अगर आप लेफ्ट पे लगाएंगे तो फ्रिक्शन आगे लग जाएगी, आंसर सेम आएगा। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन्स। 10 सेकेंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी है 3.5 मीटर्स पर सेकेंड। एक फोर्स, दो फोर्सेस अभी भी मिसिंग है, एक तो आर और एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहां लगेगी? टू द लेफ्ट। जो आर है वो आर वेट की इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये इस फोर्स का भी वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा ऊपर की तरफ, या आर के अंदर प्लस होगा। तो पहले हमें कौन सा कंपोनेंट करना चाहिए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हमेशा क्या ज्यादा बेहतर होता है? वर्टिकल कंपोनेंट। नॉट ऑलवेज बट 90% ऑफ द टाइम्स इट इज ऑलवेज बेटर टू रिजॉल्व द वर्टिकल कंपोनेंट्स फर्स्ट। r plus 10 sin 15 minus 2g इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे r की वैल्यू निकाल के बताइए कितनी आ रही है। वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 ही होना चाहिए, वरना तोड़ के नीचे गिर जाता या हवा में उड़ जाता। 12.34। कैन एनीबडी एल्स कंफर्म दिस वैल्यू ऑफ r? गलत है? ओके। सर 15.77। 15.77 कह रहे हैं कोई? 17 पॉइंट 17.4 मेरे पास भी वही आ रही है। ठीक है। और लेट्स कम टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा, इसके अंदर क्या करना है? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल टू 0 करना है या एमए करना है? और क्या स्पीड कांस्टेंट है? नहीं। अगर कांस्टेंट स्पीड होती तो एक्सेलरेशन 0 होती, तो इक्विलिब्रियम में होता। कांस्टेंट स्पीड इज इक्विलिब्रियम, एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। इस कांस्टेंट स्पीड लिखा हुआ ही नहीं है उसने। उसने बोला जब टाइम 10 सेकेंड्स था तो स्पीड इतनी थी, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है स्पीड कम या ज्यादा हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। तो इनिशियली एट रेस्ट, इक्वेशंस ऑफ मोशन पे आ जाइए।
इनिशियली एट का मतलब यू कितना है, यू 0 है। आपको u पता है, आपको v पता है, आपको t पता है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आपको एक्सेलरेशन निकाल के देगी? डिस्टेंस कहां से आ गया इसके, v इज इक्वल टू u प्लस at। पुट कीजिए और मुझे बताइए एक्सेलरेशन कितनी आएगी। u 0 है, v 3 यस बिल्कुल करेंगे, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए करेंगे, लेकिन ए निकाल रहे हैं। क्यों ए निकाल रहे हैं? क्योंकि मुझे मुझे कैसे पता चला कि मुझे पहले ए निकालना चाहिए? उसने मुझे टाइम दिया, फाइनल स्पीड दी, इनिशियल स्पीड दी। ये तो देखते ही मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के एक्सेलरेशन निकालनी चाहिए। इसको जीरो नहीं करेगी। कितनी बताई आपने? 0.35, राइट। नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स? 10 cos 15 minus f is equals to ma। पहले पार्ट में क्या निकालना है? जो बच्चा f की जगह म्यू आर पुट कर देगा वो गलत कर देगा। आपको निकालना ही f है, फ्रिक्शनल फोर्स। जी, आपको निकालनी ही f की वैल्यू है। सो फाइंड f फ्रॉम दिस इक्वेशन। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू ma। What is the mass 2? सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं होती तो मैं फ्रिक्शनल फोर्स नहीं प्रूव कर पाता। 8.96 न्यूटन्स। अब हम पार्ट बी पे आ जाते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नाउ दैट आई नो द फ्रिक्शनल फोर्स F is equals to mu r, F की जगह पे 8.96 और R की जगह पे 17.41। 17.41 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और म्यू आ जाएगा 0.515। ठीक है, लेट्स गो बैकवर्ड्स। ये हमने क्या, क्वेश्चन 25, 24 भी हो चुका है, 23 भी हो चुका है, 22 शायद हमने नहीं किया। कैन यू प्लीज कंफर्म? रिकॉर्डिंग में तो नहीं था? नो सर। एंड व्हाट अबाउट 21? 21 भी नहीं किया, तो ये दोनों कर लेते हैं। पहले 21 पे पेस्ट कर रहा हूं मैं। पहले 21 कर लेते हैं, फिर 22 भी कर लेंगे। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। चलो भाई, दो फोर्सेस जो मिसिंग है वो पहले मार्क करवाइए फिगर 1 के अंदर, क्योंकि पहला पार्ट फिगर 1 से रिलेटेड है। आर, जो कि ऑब्वियसली अपवर्ड्स लगेगा। एफ किस तरफ लगेगा? वाई टुवर्ड्स राइट, क्योंकि हम रिंग को किस तरफ खींच रहे हैं? टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, लेट्स रिजॉल्व द वर्टिकल कंपोनेंट्स फर्स्ट। आर माइनस 15 sin 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको आर मिल जाएगा।
बिल्कुल 19.5 न्यूटन्स। Now let's come to the horizontal components. Forward minus backward is equals to 0. Equilibrium का word लिखा हुआ है. So what is the forward force? F minus 15 cos 30 is equals to 0. अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो F की जगह क्या लिखना होगा? म्यू आर, और R की जगह क्या लिखना होगा? 19.5 What is 15 cos 30? 12.99. वही आ रहे जो उन्होंने प्रूव करने के लिए कहा है. 0.666 आना चाहिए. करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स उन्होंने बोला ये आना चाहिए. तो सही है, सही आ रहा है इसका मतलब. पार्ट बी. अब वो कह रहे फिगर 2 देख लो. क्योंकि ये दोनों फिगर्स एक ही सरफेस के हैं, व्हाट शुड बी सेम फॉर बोथ द फिगर्स? म्यू सेम होना चाहिए. Oh, now the ring is moving with an acceleration of a. लिखा हुआ है क्वेश्चन में. Where should the normal reaction act? Upwards. Friction to the right. किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी अब? R की भी वैल्यू चेंज होगी, F की भी वैल्यू डिफरेंट होगी. ओके मोइस, क्या आप मुझे इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिखवा सकते हैं आप? अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा? Sir, R plus 15 sin 30 minus 12 equal to 0. वेरी गुड. यहां से R निकाल लीजिए. 4.5. फातिमा, क्या आप मुझे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखवा सकती हैं? Sir, F minus 15 cos 30. F minus 15 cos 30 बस. इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा. Equals to 0. इक्वल्स टू ए में फातिमा. Oh, sorry. बच्चे कहीं गलती ना कर दें. ये 12 न्यूटन वेट है. यस, द मास इज 1.2. इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. दिस इज बेसिकली 1.2 जी. इसका वेट कितना होगा? 1.2 किलोग्राम. तभी तो वेट, मास 1.2 होगा तो वेट 12 बनेगा ना. द मास हैज टू बी 1.2. एक्सेलरेशन इज a. अच्छा, अब यहां पे मैं गलती क्या कर रहा हूं? एक्सेलरेट इस तरफ कर रहे हैं तो पीछे वाली फोर्स ज्यादा होगी या आगे वाली? पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं तो लेफ्ट वाली, तो मुझे लेफ्ट माइनस राइट करना चाहिए ना. मैं राइट माइनस लेफ्ट नहीं राइट माइनस लेफ्ट तो नहीं करना चाहिए मुझे. वो तो मैं गलती कर रहा हूं. मुझे लेफ्ट माइनस राइट करना चाहिए. और नेगेटिव में आएगा ना. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब डिसेलरेशन, लेकिन डिसेलरेशन तो नहीं हो रही. ठीक है. 15 cos 30 minus F is equals to ma. म्यू विल रिमेन सेम क्योंकि सरफेस चेंज नहीं हुआ. F is equals to म्यू r, और मास वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. 1.2 किलोग्राम्स वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. तो एक्सेलरेशन कितनी आ रही है?
8.33। हाँ, फिर वो आपको कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव साइन हटाना है? मतलब अगर आपको पेपर में याद रहे कि नेगेटिव साइन हटाना है, हो सकता है आप ये सोचे अच्छा नेगेटिव आ रहा है, हो सकता है डिसएलरेट कर रहा हो, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, वो पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। क्वेश्चन 22, इसका आपको पहले खुद से पढ़ के डायग्राम बनाना होगा। प्लीज ड्रॉ द डायग्राम। अपवर्ड्स वर्टिकल, यस। आपने फोर्स सही लगाई है। अपवर्ड्स वर्टिकल का मतलब समझ में आया आप लोगों को? मतलब फोर्स तो यूं होगी, एंगल कहाँ लगेगा? तो पे वर्टिकल क्यों लिखा उसने? वो तो सिर्फ अगर चलो अगर वो वर्टिकल नहीं लिखता, ये लिखता 15 डिग्रीज टू द अपवर्ड्स, तब भी आप यही लगाते, यूं ही लगाते ना। वर्टिकल का मतलब है वो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहे हैं। वर्टिकल लिखा हुआ है, वर्टिकल किसे कहते हैं? वर्टिकल तो इसे कहते हैं। तो एंगल वो वर्टिकल के साथ बना रहे टू दी अपवर्ड्स वर्टिकल। जी, ये 15 है, तो ये 60 75 होगा। इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 होगी। 15 का कोई काम नहीं है, 75 का काम। फ्रिक्शन विल एक्ट टू द लेफ्ट, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स। तो पहले प्लीज वर्टिकल कंपोनेंट रिजॉल्व करना। आर की वैल्यू सर 2000 है सर। आपकी मर्जी है, कोई वैल्यू गलत लिख दिया मैंने? जी सर, टू, फर्स्ट क्लास में। अच्छा वो 2000 है, ओके। ये सही है, 2068.15। ओके, लेट मी करेक्ट दिस इन द डायग्राम। ओके, फॉरवर्ड कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
म्यू निकालना है ना, इक्वल टू 0 किया क्योंकि इक्विलिब्रियम में था। अच्छा आप लोग पहले एफ निकाल के फिर म्यू आर लगा रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। कितना आ रहा है म्यू? 0.250। okay, last question that we will do is the next backwards चलते हैं। Have we done question 20? No. आपने तो रिकॉर्डिंग नहीं देखी ना मुबश्शिर, हो सकता है उसमें हो। ओके हासन 20 देखिए, वैसे मेरे नहीं ख्याल से करवाया होगा, नहीं करवाया। भेजे हैं? अच्छा तो मैं इसको अलग से पेज पे नहीं पेस्ट कर रहा, मैं इसको जो है वो यहीं पे ही सॉल्व कर रहा हूँ। इट्स एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन तो फिर अलग पेज पे करना ही पड़ेगा क्योंकि उसका डायग्राम भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। What I'll do is I'll give you 2 minutes, इसका डायग्राम बनाइए and mark all the forces on the diagram। जो ब्लॉक होगा वो स्लांट हाइट पे रेस्ट कर रहा होगा ना? बिल्कुल, अब वो स्लांट हाइट पे आप कहीं भी लगा सकते हैं। वो जो आप स्लांट लाइन बनाएंगे उसका हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्रीज लगाएंगे। बिल्कुल, टू दी हॉरिजॉन्टल, उसने बता दिया टू दी हॉरिजॉन्टल 10 डिग्रीज लगाना है आपको। उसको इग्नोर कर दीजिए आप, ग्रेटेस्ट स्लोप को आप इग्नोर कर दीजिए। What you will do is you will draw an inclined plane। बिल्कुल, ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन बनाना है आपने, उसका एंगल लगाना है 10 डिग्रीज, उस पर कहीं भी आप ऑब्जेक्ट लगा दें, ज्यादा बेहतर होता है बीच में कहीं लगाया करो ताकि आप फोर्सेस आराम से मार्क कर सकें। ये हो गया वेट 20 जी 90 डिग्रीज, ये एंगल बन जाएगा 70 डिग्रीज, सॉरी 80 डिग्रीज। ये आर हो जाएगा, म्यू कितना दिया हुआ है 0.32। अच्छा फ्रिक्शन भी है लेकिन अभी मुझे पता नहीं है फ्रिक्शन क्या है। लेट्स सी, फाइंड द लीस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स नेसेसरी टू मूव द ब्लॉक। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मुझे ब्लॉक ऊपर मूव करना है और इसकी लीस्ट वैल्यू चाहिए तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगी या ऊपर की तरफ? एक बात मैं आपको बता दूं, वेट ऑलरेडी इसको नीचे खींचेगा। ओके चलो, वेट का कंपोनेंट यहां पर आएगा, मैं डब्ल्यू कह देता हूं इसको, और फ्रिक्शन भी यहां पर आएगी। फॉर एग्जांपल मैं पीछे की तरफ लगा दूं, अभी मुझे पता नहीं है, और ये आगे वाली फोर्स जिसको मैंने एक्स कह दिया। अगर मुझे एक्स की लीस्ट वैल्यू निकालनी है, सबसे छोटी वैल्यू, टू मूव द ब्लॉक, तो एक्स ग्रेटर होना चाहिए किससे? एफ प्लस डब्ल्यू से। ओके इन दोनों को मिलाकर आएगी एक्स की वैल्यू,
जो मुझे नहीं लगता बहुत छोटी होगी। अगर मैं फ्रिक्शन यहां से हटा दूं और आगे की तरफ कर दूं तो x प्लस एफ शुड बी ग्रेटर देन w। अगर ब्लॉक को ऊपर लेके जाना है तो फ्रिक्शन प्लस x वेट के कंपोनेंट से ज्यादा होना चाहिए ना। इसके हिसाब से x कितना होना चाहिए, w माइनस एफ। तो इन दोनों में से केस नंबर 1 से x की बड़ी वैल्यू आई, छोटी वैल्यू आएगी, मुझे तो छोटी वैल्यू चाहिए, लीस्ट वैल्यू। केस नंबर 1 से x की छोटी वैल्यू आएगी या केस नंबर 2 से x की छोटी वैल्यू आएगी? केस नंबर 2 से x की छोटी वैल्यू आएगी। तो मुझे फ्रिक्शन कहाँ लगानी चाहिए, ऊपर की तरफ लगानी चाहिए। जी अहमद, आप क्या पूछ, अगर हम एग्जैक्टली बिल्कुल यही सीन है, बिल्कुल यही सीन है, यस। तो x, तो f मुझे कहाँ लगाना चाहिए, ये तो x हो गई वो फोर्स जो इसको ऊपर खींच रही है। फ्रिक्शन कहाँ लगाऊं, ऊपर की तरफ। तो मेरी x की वैल्यू मुझे अब ये दोनों मिला के ज्यादा होनी चाहिए, तो x कम होगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन भी तो ऊपर खींच रहा है या रोक रहा है, फ्रिक्शन भी तो रोक रहा है, तो अब x की वैल्यू छोटी आएगी। लेकिन अगर मैं फ्रिक्शन भी नीचे लगा देता फिर तो x ने बहुत सारा काम करना है इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि नीचे अब कौन कौन खींच रहा है, फ्रिक्शन भी खींच रही है, वेट भी खींच रहा है, ठीक है। लेकिन पहले हमेशा कौन सा कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। होता तो इंक्लाइंड है लेकिन हम वर्टिकल कहते हैं। ओके, क्या इसकी वो बनेगी, क्या फोर्सेस के कंपोनेंट्स बनेंगे, आर, पता नहीं अब इंक्लाइंड प्लेन याद भी आप लोगों को या नहीं, माइनस वेट का ये जो 20g का ये वाला कंपोनेंट है, इट इज गोइंग टू बी 20g साइन 80 इक्वल्स टू 0। यहां से आर निकालो, 190 196.96। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे आ जाते हैं, x प्लस एफ माइनस 20g कॉस 80 इक्वल्स टू 0। अगर इक्विलिब्रियम में है ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज ग्रेटर देन 0। सर ग्रेटर देन 0 क्यों समझ है? आ गया ना, ग्रेटर देन 0 क्यों लगा, ग्रेटर देन 0 अगर ये फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड ग्रेटर देन 0 होगी तभी तो मूव करेगा, वरना कैसे मूव करेगा। मतलब हम नॉर्मली तो इक्वल्स टू एम ए करते थे मूव कराने के लिए लेकिन अभी उसने कहा है लीस्ट वैल्यू बताओ फोर्स की जिससे ऊपर जा सके, यानी कि आगे खींचने वाली फोर्स से ज्यादा है और पीछे खींचने वाली फोर्स कम है। एफ की जगह म्यू है, व्हाट इज म्यू, 0.32 r is 196.96 minus 20g cos 80। ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री, थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट बताओ, 28.297। तो मैं लिख देता हूँ, x की वैल्यू क्या लिख दूं मैं, बताओ मुझे, नेगेटिव में कैसे आ सकती है, अभी तो हमने 160 किया है। सर राइट साइड में चाहिए ना, अभी तो राइट साइड में चाहिए 0.32 सर 0 की जगह x में माइनस 200 cos 80। ओके ठीक है, ये यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, मैं समझ गया, हम वी आर मेकिंग अ मिस्टेक। इसको ऊपर खींचने के लिए x की वैल्यू कम कम चाहिए होगी या नीचे खींचने के लिए x की वैल्यू कम चाहिए होगी,
नीचे खींचने के लिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नीचे जाना चाहिए था इसको वेट की वजह से, हमने उल्टा कर दिया। कोई बात नहीं, हम दोबारा से इसको करेक्ट कर लेते हैं। आर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नीचे एक्स हो जाएगा, वेट का कंपोनेंट भी नीचे लग जाएगा, फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगी। अब फ्रिक्शन तो नीचे नहीं लग सकती, फ्रिक्शन नीचे नहीं लग सकती, ठीक है। तो x प्लस 20g cos 80 हो गया डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ताकि वो बहुत आराम से नीचे मूव कर जाए। x प्लस 20g cos 80 माइनस म्यू आर ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन कितना? कितना आ रहा है? 28.298। तो मैं x की वैल्यू लिख लेता हूं 28.3 न्यूटन। अगर इतनी भी फोर्स होगी तो ये नीचे चला जाएगा। नीचे आ जाएगा, अब फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगी इसे, ठीक है। पार्ट बी, given instead that the force acts down the plane, which force? लेकिन वो तो हमने डाउन ही लगाई थी। नहीं, वो तो कह रहे अब डाउन लगाओ। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, एक सेकंड। उसने कहीं भी नहीं बताया कि ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। अ फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक parallel to the line of greatest slope. The coefficient of friction between the block and the plane is this. Find the least magnitude of the force necessary to move the block. और ये बोला ही नहीं कि वो फोर्स ऊपर लगा रहा था। अब ये खुद से हमें अज्यूम करना है कि वो फोर्स ऊपर लगा रहा था, क्योंकि अगले पार्ट में वो कह रहे हैं अब वो फोर्स नीचे लगा रहे हैं। ये तो हमने पार्ट बी का निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि हमने नीचे की तरफ लगा दी। पार्ट ए अब हम कर लेते हैं, हम फोर्स ऊपर लगा देते हैं। हाँ, ये यही चेक करते हैं। अगर आप फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, एक्स सॉरी, ताकि वो ऊपर मूव कर जाए और इसकी सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी? फ्रिक्शन तो ऊपर ही लगनी चाहिए। और पार्ट ए का आंसर क्या रहे? ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूं। अगर आपको इसको ऊपर मूव करवाना है तो फ्रिक्शन ऊपर नहीं लग सकती, जाहिर सी बात है। यस, अगर ये ऊपर मूव करके जा रहे हैं, अगर ये ऊपर मूव करके जा रहे हैं तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? नीचे की तरफ लगेगी। यस, फ्रिक्शन नीचे लगेगी क्योंकि मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही है। फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द मूवमेंट। तो हाँ, ये गलती कर रहे थे, मिस इंटरप्रेट कर रहे थे। फ्रिक्शन नीचे लगेगी, तो आर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मुझे इसकी इक्वेशन लिखवा दीजिए, क्या बनेगी? एक्स माइनस एफ माइनस 20g cos 80 ग्रेटर देन 0, आर विल रिमेन सेम। एक्स ग्रेटर देन, अब जल्दी से बता दो क्या बनेगा? एक्स शुड बी ग्रेटर देन क्या आ रहा है?
थोड़ी ज्यादा एक्यूरेसी पे बताइए मुझे। 97.75। तो x कितना होना चाहिए इससे ग्रेटर? तो 97 3 सिग्निफिकेंट में क्या लिखूं? 97.8 न्यूटन। वालेकुम। ठीक है, कल फिर हम ये टॉपिक इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।